नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे सूबे की बड़ी सियासी खबर के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी शंखनाद के लिए मथुरा से ऐलान कर दिया है, जहां पहले योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचकर भगवान कृष्ण के दर्शन किए और पूजा अर्चना के बाद अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की ओर से आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही सम्मेलन में आए समाज के हजारों लोगों को सांसद हेमा मालिनी के लिए वोट करने के साथ साथ हर घर में जाकर वोट करने की अपील की। हेमा मालिनी जैसी प्रतिनिधि चाहिए जो आपकी आवाज को संसद में पहुंचा करके अपनी कला के माध्यम से भी, अपनी प्रतिभा के माध्यम से भी यहाँ को एक नई पहचान दिला सके, एक पहचान के माध्यम से जुड़ सके। और हमारा मानना है मोदी जी ने 2 वर्ष में, तो पिछले दो कार्यकाल में, पिछले 10 वर्ष में 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत को पहुंचाया है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने तरकश के तीर को धार देने में जुटी हुई हैं, जहां सभी पार्टियां गीत और संगीतों के माध्यम से भी जनसभाएं और रैलियां करने में जुटी हुई हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे कैसे रहने वाली है। कांग्रेस के संगीत प्रकोष्ठ के सचिव गीतकार जितेंद्र मिर्जापुरी ने कांग्रेस गठबंधन को लेकर सुंदर सा गीत बनाया है, जो प्रचार के दौरान जनसभाएं और रैलियों में बजेगा। आइए आपको सुनाते हैं गीतकार जितेंद्र मिर्जापुरी से इस दौरान क्या आखिर उन्होंने गाया और सुनाया है। 2024 का बिगुल बज चुका है लोकसभा चुनाव का। सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं और सभी पार्टियां अपने अपने संगीत के माध्यम से भी प्रचार और प्रसार में जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी एक संगीतज्ञ हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, जितेंद्र मिर्जापुरी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा और उन्होंने एक सुंदर सा गीत बनाया है कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। जितेंद्र मिर्जापुरी जी, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत आप जो बोले वो स्वागत है। प्राइम टीवी में मैं जो बोल रहा हूँ वो भी मैं प्राइम टीवी के लिए मेरी दिली तमन्ना, दिली राहत है, और आपने दिल से कहा तो वही मोहब्बत की स्वागत है। मैं बातों बातों में करंट शायर, कवि, गीतकार हूँ। मुंबई रह के मैंने 600 गाने मेरे मार्केट में है। एक इंडिया गठबंधन के लिए गीत हमने रचा, तो वो प्रस्तुति है मेरी। सब लोग मिलके करते हैं इंडिया को सलूट, सब लोग मिलके करते हैं इंडिया को सलूट। जागो 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 सारे वीर जवान सपूत, हमारा इंडिया गठबंधन है सबसे मजबूत, हमारा इंडिया गठबंधन है सबसे मजबूत। हमारी मजबूती के आगे कोई ना टिकेगा, हमने ठाना है अब देश ना बिकेगा। हमारी मजबूती के आगे कोई ना टिकेगा, हमने ठाना है अब देश ना बिकेगा। बहुत हो चुकी जनता के संग लूटम लूट, बहुत हो चुकी जनता के संग लूटम लूट। मजदूरों, किसानों, गरीबों की टूट। इंडिया गठबंधन का जनता के संग मन है मदीना, तो दिल है राम और शंकर बाबा। हमारा अंग है काशी, तो रंग है काबा। लाख काटो ना कटेंगे हमारे अरमान, फिर कैसा मोदी जी शमशान और कब्रिस्तान। हमारी दहाड़ सुने सारा जहान और गुने पाकिस्तान। लोग हमें घर से निकाल के भले ही बना डाले बनवासी, मर जाएं मिट जाएं हम रहेंगे पावन भारतवासी। आदरणीय जो चौधरी चरण सिंह हैं, उनके सुपुत्र नाती, तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। आप जितेंद्र मिर्जापुरी जी, आपने बहुत बढ़िया गीत गुनगुनाया और गाया, और उसके साथ साथ में आपने शायर भी पढ़े कि इंडिया गठबंधन को
किस तरह से जिताया जाए, इंडिया गठबंधन को किस तरह से देश में लाया जाए। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान का सपा से नाता टूट गया है। संजय सिंह चौहान ने कहा कि सपा बीजेपी की बी टीम है जो अपनी छोटी सहयोगी पार्टियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जहां अखिलेश यादव पीडीए गठबंधन का नारा देते हैं, वहीं दूसरी ओर पीडीए के सभी छोटे दलों से गठबंधन टूट रहा है। 2024 का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सहयोगी रही जनवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष आज हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह चौहान मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। आखिर डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, आप समाजवादी पार्टी के काफ़ी दिनों से सहयोगी भी रहे और काफ़ी सहयोग भी किया आपने समाजवादी पार्टी का। आखिर ऐन वक्त पर चुनाव आते ही आपने बगावती तेवर क्यों अपना लिया, क्या वजह है इसकी? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग जुटे थे देश के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। हम लोगों की सोच थी कि देश में समाजवादी और जनवादी विचारधारा मजबूत हो और देश के पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय मिले। और इसी सोच के आधार पर हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए। समाजवादी पार्टी का मैं सबसे पुराना एलआई रहा हूँ। छोटे पार्टियों से गठबंधन का दौर अखिलेश यादव जी ने मेरे दल के साथ शुरुआत किया और संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी से जनवादी पार्टी का बहुत घनिष्ठ संबंध था, तो ऐसा क्या हो गया कि ऐन वक्त पे चुनाव आते ही समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी में दूरियां हो गई? हम उनके साथ खड़े थे भाजपा से लड़ने के लिए, और लड़ते तो तब जब हम लोग मजबूती से इकट्ठा होकर के अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करके बीजेपी के खिलाफ लड़ते। जो भी अखिलेश यादव जी के गठबंधन में था, चाहे वो चंद्रशेखर जी थे, मैं था, पल्लवी पटेल जी थे, अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए का नारा दिया तो लगा कि अब लड़ाई और मजबूत होगी। लेकिन अभी मैं अपनी सीट की बात करूं, हम घोसी से काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे थे और घोसी लोकसभा पर हमारा एक मजबूत वोट बैंक है और हमारी लोकसभा पर उन्होंने हमें न लड़ा करके, जहां से मैं तैयारी कर रहा था, हमारी सीट पर भी उन्होंने राजू राय को टिकट दे दिया। बात करते हैं पीडीए की, और टिकट उनको दे दिए जो पीडीए से बाहर हैं, और स्वतः ही उनके टिकट मिलते ही इस तरह का माहौल घोसी लोकसभा में हो गया कि जैसे भाजपा को थाली में परोस करके सीट जीती हुई दे दिए। अखिलेश यादव लगातार कहते हुए आए हैं कि पीडीए का गठबंधन उन्होंने बनाया और पीडीए को साथ लेकर उन्होंने 2024 में चुनाव लड़ने का मूड बनाया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया वैसे वैसे पीडीए के जो गठबंधन थे, छोटे छोटे गठबंधन थे, उनके जो अध्यक्ष थे वो सारे पीडीए से ही संबंधित थे। तो आपको क्या लगता है 2024 में पीडीए उनका साथ देगा या नहीं देगा? देखिए, गठबंधन में जो पीडीए के जनाधार वाले नेता थे, आप उनको नज़रअंदाज करेंगे, आप उनको अपने गठबंधन से हटाएंगे और आप पीडीए की बात करेंगे, तो ये दोनों बात कैसे संभव होगी? जनाधार वाले नेताओं को हटा करके आप लोडरों को लेकर के चुनाव लड़ लेंगे। अखिलेश यादव जी की लड़ाई 2022 तक बीजेपी के अगेंस्ट थी, लेकिन 2024 में अब वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे, वो 2024 तक आते आते उनके जो गठबंधन के साथी थे उन्हीं से लड़ने लगे, और उनको कैसे कमज़ोर किया जा सके इस पर उनका फोकस चला गया। अब पता नहीं कौन उन्हें समझाया, कौन राय दिया, कैसे वो इस विषय पर सोचने लगे, हम लोग खुद ही आश्चर्य होता है। नहीं तो अखिलेश यादव जी पर हम लोगों को भरोसा था। वो कहते थे कि मायावती भाजपा की बी टीम है। हम लोगों को दुख है कि अखिलेश यादव स्वयं उसकी बी टीम बन करके आज भाजपा को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। भाजपा लगातार कह रही है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा 400 पार करेगी या आप भी भाजपा के खिलाफ लड़ोगे? देखिए, उत्तर प्रदेश रुक सकता था, अब तो हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा अभियान अभी भी अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना है, जो वोट बैंक भाजपा के साथ खड़ा था।
तो हम तो अपने अभियान में लगे हुए हैं। हम अपने अभियान में लगे हुए हैं कि 2027 के लिए हमारे दल की ताकत को कोई नज़रअंदाज न करे। अब विपक्ष ही अगर नहीं लड़ेगा और विपक्ष ही अगर बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा होकर के मजबूत रणनीति नहीं बनाएगा, इंडिया गठबंधन बना था तो बड़ा भरोसा हुआ कि अब बीजेपी से लड़ाई हो जाएगी, कि जिस तरह से देश भर में बिखर रहा है वैसे स्थिति में लग रहा है कि शायद बीजेपी उस स्थिति तक पहुंच जाए, लेकिन अभी भी जो होशियार लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो समझदार लोग हैं पिछड़े दलित वर्ग में, वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि बीजेपी को कैसे रोका जाए। अब जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट फिर आगे पता चलेगा। संजय जी, आखिरी सवाल है कि 2024 का सामने लोकसभा का चुनाव है और सभी पार्टियां अपने अपने महारथी जो है लोकसभा चुनाव में उतार रही हैं, तो इसमें जनवादी पार्टी कितनी पार्टियों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा रही है? देखिए, जनवादी पार्टी हम लोग 14 लोकसभा सीटों पर पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और 4 सीटों पर हम लोगों ने और उम्मीदवार तय कर दिया है। 5-7 सीटें और हैं जिन्हें हम लोग कैंडिडेट्स चिन्हित कर रहे हैं और जल्द ही वो कैंडिडेट चिन्हित हो जाएंगे तो 3-4 दिन के अंदर हम लोग और जो सीटें हैं 12-13 उनको घोषित कर दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में 30 लोकसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो जी संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह चौहान, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि अखिलेश जो है वो बीजेपी की बी टीम है और जनवादी पार्टी अभी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इन 17 सीटों पर जनवादी पार्टी विजय हासिल करेगी और बीजेपी को हराने का भी काम करेगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। बिजनौर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर 4 जून के बाद आना बाकी है। अगर सत्ता में पहुंचने के बाद सपा, बसपा और कांग्रेस ने जनता की सेवा की होती तो जनता इन दलों से नाराज नहीं होती। आज सपा, बसपा और कांग्रेस का कहीं भी अता पता नहीं है। यूपी में हम 80 की 80 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी की जो तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद है उसे पूरा करने जा रहे हैं। खबर कान्हा की नगरी वृंदावन से, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को पहुंचे। उन्होंने गोरेलाल कुंज और रसिक बिहारी मंदिर में पूजन अर्चना कर संतों का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान महाराज श्री के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते संपूर्ण परिसर प्रभु राम और बांके बिहारी लाल के जयकारों से गूंज उठा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण जल्द भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। श्री सीताराम भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे। श्री हरिदास। आज जो है पावन तीर्थ श्री ठाकुर जी की लीला भूमि श्री धाम वृंदावन में सभी महापुरुषों के दर्शन करने को आए हैं और हमारे वृक्ष के शिरमौर्य और संतों के शिरमौर्य पूज्य श्री गोरीलाल कुंज में पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने, मलुक पीठ वाले महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए सभी महापुरुष पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की बुंदेलखंड महाकुंभ में गए थे। वहाँ पर जो है खूब ब्रज का रस प्राप्त हुआ। वृंदावन आकर बहुत अच्छा लगा। होली महोत्सव यहाँ दिव्य और भव्य हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ब्रज के आसपास के 20 किलोमीटर से अगर मदिरा विक्रय, मांस विक्रय बंद हो जाए तो वृंदावन स्वर्ग से प्यारा तो है ही है। हमको बहुत प्रसन्नता हो। यहाँ की सरकार निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और सनातन के प्रति उनके भाव बड़े समर्पित भाव है। तो अगर हमारी बात तुम्हारे द्वारा पहुँचे, अब हमारी तो कोई सुनता नहीं, तुम्हारे द्वारा अगर पहुँच जाए तो वृंदावन ब्रज के परिक्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो जाए। आते ही हमें बड़ा कष्ट हुआ। जैसे ही मोड़ पे पहुँचे तो वहाँ अंग्रेजी शराब की दुकान को पड़ा देखा, हमें बहुत आत्मीय कष्ट हुआ। हाईवे से अंदर आती, यह नहीं होना चाहिए। हमारा ब्रज परिक्षेत्र है, इनकी तो ठटरी भरनी चाहिए।
तो बढ़ते हैं आगे। खबर रामपुर से, जहां पर दौड़ लगाते नेता का नाम अब्दुल सलाम है। ये नेता दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष हैं। अब्दुल सलाम ने भी दौड़कर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा चुनाव में अभी समय कम बचा है, इसीलिए उन्होंने अपने 5 समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट के लिए भीड़ जो है वो इकट्ठा की और वहां पर दौड़ लगा दी। अब तक सपा के 3 नेता पर्चा दाखिल कर चुके हैं, जबकि सपा में अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर मौलाना ने पर्चा दाखिल किया है। इसके पहले असीम रजा भी नामांकन भर चुके हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी में खेमेबंदी साफ नजर आ रही है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में गोली चलने की घटना सामने आई है। मंगलवार की शाम राम जन्मभूमि परिसर में तैनात पीएसी के एक जवान को संदिग्ध हालात में गोली लग गई। गोली लगते ही राम मंदिर में हड़कंप मच गया। सीने में गोली लगने से घायल जवान को उनके साथियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही आईजी अयोध्या रेंज मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि ये सभी मामला जो है फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि पीड़ित पर किसी और ने गोली चलाई थी या उसे उसकी ही बंदूक से गोली लगी है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आज शाम तकरीबन 6 बजे प्लाटून कमांडर श्री राम प्रसाद जी को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब वह अपने ऑफिस में बैठे थे उस समय जानकारी हुई थी कि उनको यह गोली लगी है। सूचना मिलते ही तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हॉस्पिटल में, जहां दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में उनको उपचार के लिए जाया गया था, वहां जाकर के डॉक्टरों से वार्ता की गई। प्राथमिक उपचार के बाद उनको वहां से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेज दिया गया, जहां पे वर्तमान में वह इलाजरत हैं। इस समय उनका ऑपरेशन हो रहा है। इसका सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का मुआयना किया गया। मौके को देख करके फील्ड यूनिट की ऑब्जर्वेशन और फील्ड यूनिट से बात करके, इसके अतिरिक्त जो भी डॉक्टर हैं जिन्होंने श्री राम प्रसाद जी को ट्रीट किया है, उनसे वार्ता करके एंट्री एग्जिट वूंड को देख करके प्रथम दृष्टया यह मामला एक्सीडेंटल फायरिंग का लग रहा है। बाकी सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। कौशाम्बी में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए तैयारी शुरू कर दी है। बसपा के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर राजू गौतम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने की अपील की गई है। वक्ताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से पार्टी की मुखिया मायावती के संदेश को बताया और लोकसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाने को कहा है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कार्यकर्ता बैठक थी और आज कार्यकर्ता बैठक में आज श्री शुभ नारायण जी जो अपने सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद लेकर के भी आए हैं। बहुजन समाज पार्टी आप सारे साथियों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और उम्मीद करती है कि आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूती प्रदान करें। सहारनपुर में बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, यूपी के मंत्री कुमार ब्रजेश सिंह समेत दिग्गज नेताओं के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। कोर्ट रोड से कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यालय तक रोड शो भी किया गया। नामांकन के बाद भाजपा के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने बताया कि पीएम मोदी और योगी की नीतियों के चलते हुए विकास कार्य, सब समाज को एक साथ लेकर चलना, इन्हीं सब चीजों को लेकर 400 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। खबर अयोध्या से, जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य और कई ग्राम प्रधान के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसमें बसपा नेता योगेंद्र वर्मा भी शामिल रहे। इन सभी नेताओं का अयोध्या भाजपा कार्यालय पर स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और प्रतिनिधि अध्यक्ष जिला पंचायत अयोध्या आलोक सिंह रोहित के नेतृत्व में भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पति की हैवानियत का वाकया सामने आया। यहां पति ने शराब के नशे में चूर होकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने बेल्ट से पत्नी को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही
मौत हो गई। वारदात के वक्त इनके चारों बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। सुबह नशा उतरने पर पत्नी को मरा देख आरोपी पति घर से फरार हो गया। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ते आगे खबर लखनऊ से, जहां गोल्फ थाना इलाके में कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की शिकायत सामने आई है। बताया जा रहा है कि होली की शाम हाईवे पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कार सवारों ने बताया कि नशे की हालत में युवती और युवकों ने जबरन उस पर हंगामा किया, तो वहीं महिला खिलाड़ी ने दूसरे पक्ष प्रत्युष पर जानलेवा हमले, मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। फिलहाल बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सहारनपुर में बेशुमार कीमती सागवान और आम के पेड़ों का धड़ल्ले से बिना परमिशन अवैध कटान किया जा रहा है और वन विभाग आंख मूंद कर सोया हुआ है। ग्राम कुरड़ी खेड़ा में बिना मालिक की अनुमति के दबंग ठेकेदारों ने 113 पेड़ काट डाले। जब खेत का मालिक मौके पर पहुंचा तो ठेकेदारों ने उसके साथ हाथापाई की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके बाद मालिक ने मौके पर पुलिस को बुला लिया। वहीं वन विभाग और बिहारीगढ़ पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। गोंडा जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया, जहां पर शौच के लिए गई हुई एक नाबालिग के साथ दरिंदे ने दुष्कर्म किया। वारदात के बाद रोती बिलखती नाबालिग ने आप बीती अपने परिजनों को बताई। इसके बाद तुरंत लिखित तहरीर थाने में दी गई। पुलिस ने मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कौड़िया थाने का बताया जा रहा है। 26 मार्च 2024 को थाना कौड़िया में एक व्यक्ति ने लिखित तहरीर दी कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ एक लड़के ने दुष्कर्म किया गया। उसकी इस लिखित तहरीर पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में संदिग्ध हालात में युवक का सड़क पर लहूलुहान शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र देकर पुलिस प्रशासन से मृतक के परिवार वालों ने न्याय की गुहार लगाई है। मृतक युवक की मौत के मामले में सपा के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव और जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। उधर मथुरा में थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत श्याम बाबू अपने घर पर सो रहे थे, तभी अचानक किसी वजह से घर में आग लग गई। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ गई कि घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं पीड़ित ने बताया कि घर में खाने के गेहूं भी जलकर राख हो गए और घर में खड़ी अपनी निजी बाइक और रिश्तेदारों की बाइक समेत अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया। इसमें करीब 3 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। इस बीच अमरोहा से बड़ी खबर आ रही, जहां पर गठबंधन के प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है। ये बड़ी खबर देखिए, पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं लोग और इलाकाई लोग, ये बताए जा रहे हैं कार्यकर्ता है पार्टी के। और देखिए दानिश अली को गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है और इसके बाद उनके नाम का ऐलान होते ही वहां पर दानिश अली का पुतला फूंका गया है। ग्रामीण इलाकों में दानिश अली को लेकर जो भारी आक्रोश है वो इन तस्वीरों के जरिए साफ दिख रहा है। सांसद के लापता होने के भी पोस्टर चस्पा किए गए हैं। ये बड़ी खबर अतरासी जोया गजरौला डिडौली से सामने आ रही है, जहां पर स्थानीय लोग दानिश अली का पुतला फूंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं दानिश अली और इसी को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है, क्योंकि सांसद महोदय लापता ही नजर आते हैं पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो। इस बीच रामपुर से बड़ी खबर आ रही, जहां पर महिबुल्ला नदवी ने नामांकन दाखिल किया है। रामपुर से महिबुल्ला नदवी के नामांकन की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। रामपुर की लोकसभा सीट, हाई प्रोफाइल ये सीट और जामा मस्जिद के शाही इमाम है महिबुल्ला नदवी। और देखिए किस तरीके से भारी हुजूम उमड़ा उनके स्वागत सत्कार के लिए। और समाजवादी पार्टी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं मुखिया अखिलेश यादव जो हैं पार्टी के, उनके करीबी हैं महिबुल्ला नदवी। और आखिरकार देखिए पहले चरण के नामांकन के लिए वो आखिरी दिन
नामांकन के पहुंचे हुए थे नामांकन दाखिल करने, और इसी दौरान जब वो अपने गाड़ी से उतरे तो तमाम कार्यकर्ता और स्थानीय लोग, उनके समर्थक जो है उनके स्वागत सत्कार के लिए वहाँ पर मौजूद थे। और इस दौरान उनका देखिए अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते हुए इन सांसद प्रत्याशी को देखा गया है तस्वीरों में। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।